हेलो 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 हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का ऑडिट के पॉडकास्ट के अंदर। आज हम लोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड कवर करने वाले हैं और स्टैंडर्ड का नंबर है SS 600। नाम है यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट्स जनरली कंफ्यूज रहते हैं 600, 610, 620 के बीच में, तो मैं आप लोगों को आज इसका परमानेंट सॉल्यूशन दे देता हूं। SS 600 ओ से होता है अदर ऑडिटर। अदर या अनदर बात एक ही है, तो SS 600 ओ अदर अदर अनदर बात एक ही है। तो याद रखिएगा SS 600 डील्स विद यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। कनेक्ट दिस विद SS 600 ओ से कनेक्ट करके आप इसको चल सकते हैं। और SS 610 में जैसे कि 61011 1 इज आई, ऐसे ही 610 इंटरनल ऑडिटर से आप कनेक्ट कर सकते हैं। बच गया 620 ऑडिटर्स एक्सपर्ट। आइए अब बात करते हैं SS 600 के बारे में। SS 600 से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे दूं कि देखिए, आप लोगों के लिए और भी बहुत सारे ऑडिट के पॉडकास्ट अवेलेबल हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ रिविजनरी पॉडकास्ट हैं, उनको आप जरूर सुनिए। इनका फायदा उठा सकते हैं जब आप जिम में हैं, जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, जब आप ऑफिस से घर कम्यूट कर रहे हैं, घर से ऑफिस कम्यूट कर रहे हैं। इन एनी सिचुएशन जहां पे आपके पास बुक और वीडियो का एक्सेस आपके पास नहीं हो सकता है या आप नहीं कर पा रहे हैं, वहां पे आप इन पॉडकास्ट का जो है फायदा उठा सकते हैं। तो प्लीज सारे पॉडकास्ट को जो है जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। सीए फाइनल, सीए इंटरमीडिएट सबके लिए रिवीजन वीडियोस भी अवेलेबल हैं। इनके बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं। आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी प्लेटफॉर्म पे। मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा सीए फाइनल और सीए इंटरमीडिएट के फ्री रिसोर्सेज, जैसे कि बहुत सारे चार्ट्स हो सकते हैं, रिवीजनरी वीडियोज हैं, MCQs हैं, बहुत सारी और चीजें जो आपको डेफिनेटली हेल्प आउट कर सकती हैं। आइए SS 600 यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर पर चलते हैं। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि भाई, ऑडिटर अपने फाइनल ओपिनियन के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल रहेगा। वो दूसरों के काम पे रिलाय कर सकता है अगर वो एडिक्वेट स्किल और केयर एक्सरसाइज करे और उसके पास कोई रीजन ना हो रिलाय करने, उसके पास कोई ना रिलाय करने का रीजन ना हो, उसके पास ना रिलाय करने का दूसरों के काम पे कोई रीजन ना हो, तो डेफिनेटली दूसरों के काम पे रिलाय कर सकता है। ओके, वन मोर डिस्क्लेमर, दिस इज जस्ट अ रिविजनरी पॉडकास्ट। तो इसको आप एक डेडिकेटेड स्टडी का सब्स्टिट्यूट मत समझिए। अगर आपने SS 600 पहले पढ़ रखा है तो आपको बहुत अच्छे से हेल्प आउट करेगा। नहीं पढ़ा है तो भी आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा एक बेस बनाने में। इसके बाद आप जल्दी जाकर SS 600 को पढ़ सकते हैं। आइए, तो सबसे पहली बात हो गई कि भाई फाइनल ओपिनियन के लिए ऑडिटर विल बी रिस्पॉन्सिबल। अब इस स्टैंडर्ड के अंदर मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पे आपके पास जो है दो मेन किरदार आएंगे। एक होगा PA प्रिंसिपल ऑडिटर, एक होगा OA अदर ऑडिटर। राइट, PA OA। PA कौन है जरा समझ लीजिए। ऐसा ऑडिटर जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी व्हेन दैट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ कंपोनेंट। यानी आप का एक क्लाइंट है और उस क्लाइंट की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में उसकी ब्रांच, सब्सिडरी एटसेट्रा की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड है, तो आप बन गए प्रिंसिपल ऑडिटर। और वो व्यक्ति जो उस ब्रांच, सब्सिडरी एटसेट्रा की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑडिट करता है, जिसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमारी एंटिटी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में इंक्लूडेड है, वो बन गया अदर ऑडिटर। राइट, और वो ब्रांच, सब्सिडी एटसेट्रा बन गए कंपोनेंट। और आपकी कंपनी, यानी आप जिस कंपनी के ऑडिटर हैं जिसमें ब्रांच की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड है, उसको हम एंटिटी बुला के चलने वाले हैं। तो ये क्लैरिटी पहले से अपने पास रखिएगा। ओके, सो ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल कहाँ नहीं होता है? ज्वाइंट ऑडिटर एंड ऑडिटर्स के केस में एप्लीकेबल नहीं होता। वहां पे आपका ऐसे कौन सा एप्लीकेबल होता है? 299। प्रीडिसेसर ऑडिटर के केस में एप्लीकेबल नहीं होता। वहां पे कौन सा ऐसे एप्लीकेबल होता है? ऐसे 510। ओके, देन उसके बाद हमारे पास याद रखिएगा, यहां पे प्रिंसिपल ऑडिटर ये भी कंक्लूड कर सकता है कि कंपोनेंट मटेरियल ही नहीं है, एक पर्टिकुलर ब्रांच, सब्सिडी एटसेट्रा मटेरियल ही नहीं है, तो वहां पे भी ऐसे एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, एप्लीकेबल ये सिर्फ एक ही जगह पे होगा जब, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, जब आप प्रिंसिपल ऑडिटर हैं, आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी पे रिपोर्ट कर रहे हैं और आप दूसरे ऑडिटर का काम यूज कर रहे हैं। दूसरा ऑडिटर मतलब अनदर ऑडिटर का काम यूज कर रहे हैं। ओके, कम ऑन। और अनदर ऑडिटर कौन है? जिसने कंपोनेंट्स की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे काम किया है, उनका ऑडिट किया है, और उस कंपोनेंट की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंटिटी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में इंक्लूडेड है। आ जाइए, अब यहां पे हमारा बेस कंप्लीट हो जाता है इस स्टैंडर्ड का। ओके, अब हम देखने वाले हैं प्रिंसिपल ऑडिटर के प्रोसीजर्स, यानी PA के प्रोसीजर। 7 प्रोसीजर्स हैं। सातों के सातों प्रोसीजर आपने बहुत अच्छी तरह मेरे साथ याद करने हैं, पढ़ने हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 7 में से एक बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 ओके हैं। राइट, तो पहले 3 प्रोसीजर को हम ऐसे पढ़ेंगे, VPA विजिट प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एडिक्वेसी। अगले 4 प्रोसीजर कैसे हैं? जरा ध्यान सुनिएगा। ऑडिट प्रोसीजर ऑफ OA, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स ऑफ OA मतलब अदर ऑडिटर, डिस्कशन विद OA एंड मैनेजमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन। सो पहले 3 VPA विजिट प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एडिक्वेसी। अगले 4 OA के ऑडिट प्रोसीजर,
ओए की सिग्निफिकेंट फाइंडिंग, ओए और मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग विजिट की। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। प्रिंसिपल ऑडिटर क्या विजिट कर सकता है कंपोनेंट को? देखिए, लॉ अगर मना नहीं करता तो डेफिनेटली कर सकता है, बट फर्स्टली ही शुड रिलाई ऑन अनदर ऑडिटर्स वर्क एंड अंडर ओनली स्पेशल सर्कमस्टांसेस ही मे विजिट टू एग्जामिन द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर एट द कंपोनेंट। दैट्स इट। ओके, इससे ज्यादा इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस चेक करनी है क्या हमने अनदर ऑडिटर की? ओनली इफ ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। खत्म। थर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस, दैट इज वीपीए में ए था एडिक्वेसी। तो अब यहां पे प्रिंसिपल ऑडिटर को क्या करना है? प्रिंसिपल ऑडिटर को SAAE सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने हैं कि जो अदर ऑडिटर का वर्क है वो एडिक्वेट है, जो अदर ऑडिटर का वर्क है वो एडिक्वेट है और एडिक्वेट रहे आगे के लिए प्रिंसिपल ऑडिटर के लिए, तो वो उसको एश्योर करना है। उसके लिए 4 प्रोसेस बताए गए हैं, यानी VPA ए एडिक्वेसी, एडिक्वेसी में चाहिए एविडेंस कि भाई काम उसका एडिक्वेट होना चाहिए। उसके लिए 4 बातें आप जो करेंगे वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जरा ध्यान सुनिएगा। नंबर 1, एडवाइस किसको? अदर ऑडिटर को, कि आपके काम का और आपके रिपोर्ट का क्या यूज होने वाला है। नंबर 1 एडवाइस किसको? अदर ऑडिटर को। किस पर? कि आपके काम का और आपके रिपोर्ट का क्या यूज होने वाला है। नंबर टू सफिशिएंट अरेंजमेंट होने चाहिए कोऑर्डिनेशन के एट द प्लानिंग स्टेज। नंबर 1 इज एडवाइस, किसको एडवाइस करनी है? अदर ऑडिटर को, कि आपके काम का आपके रिपोर्ट का क्या यूज होने वाला है। नंबर 2 सफिशिएंट अरेंजमेंट कोऑर्डिनेशन के लिए। नंबर 3 प्रिंसिपल ऑडिटर ने एक काम और करना है, अदर ऑडिटर को इन्फॉर्म करना है। प्रिंसिपल ऑडिटर ने एक काम और करना है, अदर ऑडिटर को इन्फॉर्म करना है ऑन फ्यू इंपॉर्टेंट मैटर्स। ऑन फ्यू इंपॉर्टेंट मैटर्स, फिर से बोलता हूं, प्रिंसिपल ऑडिटर को इन्फॉर्म करना है अदर ऑडिटर्स को ऑन फ्यू इंपॉर्टेंट मैटर्स। अब फ्यू इंपॉर्टेंट मैटर्स कौन से हो सकते हैं? एग्जांपल्स हैं एरियाज रिक्वायरिंग स्पेशल कंसिडरेशन, या फिर कैसे इंटर कॉम्पोनेंट ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है, जिन इंटर कॉम्पोनेंट ट्रांजैक्शन का डिस्क्लोजर जरूरी है, बेसिकली रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शंस जिनका डिस्क्लोजर जरूरी है, उनको आइडेंटिफाई कैसे करना है। ये सब एग्जांपल चल रहे हैं इंपॉर्टेंट मैटर्स के। एंड नंबर 3 टाइम टेबल फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट। राइट, मैं फिर से बोलता हूं, VPA विजिट प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एडिक्वेसी। एडिक्वेसी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिक्वेसी में सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है कि ऑडिटर का काम जो है वो एडिक्वेट हो प्रिंसिपल ऑडिटर के लिए। उसके लिए हम नंबर 1 एडवाइस करेंगे अदर ऑडिटर को, आपके काम का आपके रिपोर्ट का क्या यूज करेंगे। नंबर 2 सफिशिएंट अरेंजमेंट करेंगे कोऑर्डिनेशन के। नंबर 3 प्रिंसिपल ऑडिटर जो है वो इंपॉर्टेंट मैटर्स इन्फॉर्म करने वाला है, जैसे कि कौन से एरियाज है जिन पे स्पेशल कंसिडरेशन चाहिए, कौन से प्रोसीजर हैं जिनसे आप लोग डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड जब जिन ट्रांजैक्शन के लिए इंटर कॉम्पोनेंट ट्रांजैक्शन होता है वो प्रोसीजर कौन से होने वाले हैं, वो कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। और साथ साथ में आखिरी में हम लोग ऑडिटर को एडवाइस करने वाले हैं, कि भाई ये लास्ट है ऑडिटर को एडवाइस करने वाले हैं कि अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स क्या है टू ऑब्टेन, एंड साथ साथ में हम अदर ऑडिटर से रिप्रेजेंटेशन भी ऑब्टेन कर लेंगे कि आपने इनको कंप्लाई किया है। डन? अच्छा जी। नाउ अब हमारे पास 3 प्रोसीजर हो गए, VPA हो गया। अगले 4 तो बहुत ही छोटे हैं। अगले 4 में है क्या? नंबर 1 हम लोग अदर ऑडिटर के प्रोसीजर्स को डिस्कस करेंगे अदर ऑडिटर के साथ। हाँ जी, हम लोग अदर ऑडिटर के प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे अदर ऑडिटर के साथ। हम लोग रिटर्न समरी ले लेंगे अदर ऑडिटर के प्रोसीजर की और उसकी फाइंडिंग की इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन और चेकलिस्ट। खत्म। ओके, ऑडिट प्रोसीजर ऑफ OA। फिर कंसिडर सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स ऑफ OA। इसके अंदर कोई एक्सप्लेनेशन है ही नहीं, सिर्फ जो भी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स रही हैं अदर ऑडिटर की उनको कंसिडर करेंगे। देन थर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे अदर ऑडिटर एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपोनेंट के साथ कि ऑडिट की फाइंडिंग्स क्या रही और कौन से मैटर्स है जिनका इंपैक्ट आ रहा है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपोनेंट पे। ओके, तो ऑडिट प्रोसीजर ऑफ OA, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स ऑफ OA, डिस्कशन विद OA एंड मैनेजमेंट ऑफ कंपोनेंट। ये बहुत ही छोटे पॉइंट थे। डॉक्यूमेंटेशन में कुछ 5-6 पॉइंट्स हैं छोटे छोटे से जो बहुत ही आसान है। डॉक्यूमेंटेशन किस किस चीज़ की करेंगे? नंबर 1, अगर हमने ये कंक्लूड करा है कि भाई साहब ये कंपोनेंट इमटेरियल है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। अगर मटेरियल था तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इस कंपोनेंट के सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स क्या रही, इस कंपोनेंट के ऑडिटर का नाम क्या है, क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए गए थे, क्या कंक्लूजन्स हुए, और अगर क्वालिफिकेशन या एडवर्स रिमार्क दिए हैं अदर ऑडिटर ने तो उससे हम लोग कैसे डील करने वाले हैं। आइए, डॉक्यूमेंटेशन। फिर से सबसे पहले तो अगर आपने इस कंपोनेंट को इमटेरियल बोल दिया है तो भाई साहब इस बात की डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। अगर मटेरियल है तो हमें जानना है सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स क्या रही, ऑडिटर का नाम क्या था, प्रोसीजर क्या परफॉर्म किए, कंक्लूजन्स क्या था, और अगर कोई क्वालिफिकेशन या एडवर्स रिमार्क है तो उससे कैसे डील कर रहे हैं। नाउ कमिंग टू अनदर टॉपिक, कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑडिटर्स। बहुत ही आसान टॉपिक है, जबरदस्ती का टॉपिक है। देखिए बहुत सिंपल है। फर्स्ट पॉइंट, सफिशिएंट लाइजन होना चाहिए PA और OA के बीच में। नंबर 2, PA रिटर्न कम्युनिकेशन भी इशू कर सकता है जब भी उसे नीड फील होगी। नंबर 3, अदर ऑडिटर का कर्तव्य है कि वो कोऑर्डिनेट करे।
नंबर 4, प्रिंसिपल ऑडिटर डिटेल्ड क्वेश्चनेयर आंसर करवा सकता है ओए से। याद रखिए, प्रिंसिपल ऑडिटर डिटेल क्वेश्चनेयर आंसर करवा सकता है ओए को उसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए ऑन अ टाइमली बेसिस। बस बात खत्म। ये कोऑर्डिनेशन पे काइंड ऑफ अ शॉर्ट नोट है। सफिशिएंट लाइजन होना चाहिए, पीए रिटर्न कम्युनिकेशन इशू कर सकता है, ओए को कोऑर्डिनेट करना चाहिए, पीए जो है ओए को एडवाइस कर सकता है। अच्छा, ये वाला पॉइंट रह गया था। पीए जो है ओए को एडवाइस कर सकता है ऑन इंपॉर्टेंट मैटर्स दैट आर हैविंग इंपैक्ट ऑन ओएज वर्क। पीए ओए को एडवाइस कर सकता है ऑन मैटर्स दैट मे हैव इंपैक्ट ऑन द ओएज वर्क, राइट। और पीए ओए से डिटेल क्वेश्चनर भी जो है वो आंसर करवा सकता है, ओए को उसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। नाउ वी आर अबाउट टू एंड दिस स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। नंबर 1, रिपोर्टिंग कंसिडरेशन। लास्ट के 2 टॉपिक, इसके बाद एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था, किसी को नहीं पता था, वो भी डिस्कस कर लेंगे। रिपोर्टिंग कंसिडरेशन, तो सुनिए मेरी बात को। अगर ओए का वर्क यूज नहीं किया जा सकता या पीए अपने प्रोसीजर्स जो इस एसए में लिखे थे वो नहीं लगा पा रहा है, अगर ओए का वर्क यूज नहीं किया जा सकता या पीए अपने प्रोसीजर जो इस एसए में लिखे थे वो नहीं लगा पा रहा है, तो उस केस में क्या करना चाहिए? पीए को एक क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर ओपिनियन इशू कर देना चाहिए, बिकॉज इट इज अ क्लियर केस ऑफ लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट। ओके, अगर अनदर ऑडिटर का काम यूज नहीं कर पा रहे हैं या पीए अपने ऑडिट प्रोसीजर नहीं लगा पा रहा है, तो भाई साहब प्रिंसिपल ऑडिटर शुड इशू अ क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर ओपिनियन बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट। ओके, अगर अदर ऑडिटर ने, सेकंड पॉइंट, अगर अदर ऑडिटर ने मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट इशू की है तो प्रिंसिपल ऑडिटर को इसे कंसिडर करना चाहिए कि इसके वजह से मुझे भी अपनी रिपोर्ट में मॉडिफिकेशन करनी है या नहीं। ओके, नाउ कमिंग टू डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बस डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऐसे समझिए, देखिए, अगर प्रिंसिपल ऑडिटर अदर ऑडिटर की वर्क और रिपोर्ट को यूज करता है एज अ बेस फॉर ओपिनियन ऑन एफआई ऑफ द एंटिटी। फिर से बोलता हूं, आप प्रिंसिपल ऑडिटर हैं, आपने एंटिटी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे ओपिनियन दिया है और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ओपिनियन में कहीं ना कहीं अदर ऑडिटर का काम, अदर ऑडिटर की रिपोर्ट को आपने एज अ बेस यूज किया है, देन इन दैट केस प्रिंसिपल ऑडिटर को एक क्लियर स्टेटमेंट देनी है अबाउट द डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एंड दैट स्टेटमेंट मस्ट क्लियरली इंडिकेट कि भाई कितनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है औरों के द्वारा ऑडिटेड इसमें इंक्लूडेड है। कम ऑन, कितनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विच इज बीइंग ऑडिटेड बाय अदर ऑडिटर्स इज इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द एंटिटी। ओके भाई, नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी है, डिवीजन्स कितनी है, सब्सिडीज कितने, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं फिर से बोलता हूं, अगर प्रिंसिपल ऑडिटर वर्क एंड रिपोर्ट यूज कर रहा है अदर ऑडिटर के, देन as a base for the opinion on the financial information of the entity, then number 1, clear statement about the division of responsibility of financial information must be there, and in that statement it must be clearly mentioned extent to which financial information audited by other auditor has been included in the financial information of the entity. लीजिए, अब एक क्वेश्चन बचता है इसके ऊपर, जरा उसको भी कवर कर लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो क्या है? फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल एक्सेप्टिंग द पोजीशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑडिटर। प्रिंसिपल ऑडिटर की पोजीशन एक्सेप्ट करने से पहले आपको क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए? देखिए, एक ही चीज है जो आपको पढ़नी है, उसके बाद उसके 4 पॉइंट्स आ जाएंगे। नंबर 1, ऑडिटर को ये श्योर करना है दैट वेदर हिज ओन पार्टिसिपेशन विल बी सफिशिएंट टू एक्ट एज द प्रिंसिपल ऑडिटर। मैं फिर से रिपीट करता हूं, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल एक्सेप्टिंग द पोजीशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑडिटर। तो ऑडिटर को बस ये श्योर करना है कि क्या उसका खुद का पार्टिसिपेशन सफिशिएंट रहने वाला है, विल बी सफिशिएंट टू एबल टू एक्ट एज अ प्रिंसिपल ऑडिटर। अगर हाँ, तो डेफिनेटली ही शुड एक्सेप्ट द पोजीशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑडिटर, अदरवाइज नो। नाउ कैसे वो ये श्योर करेगा, किन चीजों से ये पता चलेगा कि उसका पार्टिसिपेशन जो है वो सफिशिएंट है? हाँ जी, उसका पार्टिसिपेशन जो है वो सफिशिएंट है। तो सुनिए मेरी बात को, कैसे पता चलने वाला है? 4 बातें ध्यान में रख दिएगा। नंबर 1, मटीरियलिटी ऑफ द पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विच द प्रिंसिपल ऑडिटर ऑडिट्स। यानी प्रिंसिपल ऑडिटर जो है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करने वाला है, उसकी मटीरियलिटी कितनी है ओवरऑल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में, राइट? इससे पता चलेगा उसका सफिशिएंट इन्वॉल्वमेंट होगा कि नहीं। डिग्री ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग द बिजनेस ऑफ द कंपोनेंट, उसके पास कितनी नॉलेज है कंपोनेंट्स के बिजनेस को लेके। नंबर 3, रोमम रिस्क ऑफ मिडिल स्टेटमेंट कितना है कंपोनेंट्स की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में। एंड नंबर 4, क्या पीए अपने जो इस एसए में प्रोसेसेस बताए हैं वो लगा भी पाएगा या नहीं। याद रखिएगा, मटीरियलिटी, डिग्री ऑफ नॉलेज, रोमम एंड परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोसेस मेंशन इन दी एसए, राइट? ये 4 बातें हैं जिससे ये पता चलेगा दैट योर ओन पार्टिसिपेशन इज सफिशिएंट और नॉट। अल्टीमेटली जिससे ये पता चलेगा दैट वेदर यू शुड एक्सेप्ट द पोजीशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑडिटर।
राइट। अगर आप इसे एप्पल पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं तो आप हमें 5 स्टार देके मोटिवेट कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और पॉडकास्ट में लाऊं तो प्लीज़ इनको सबके साथ शेयर कीजिए। सी इंटरमीडिएट सी फाइनल ऑडिटिंग क्लासेस के लिए edu91.org विजिट कीजिए। कम से कम प्राइस पे बेस्ट से बेस्ट वैल्यू आपको देने की कोशिश करते हैं इन टर्म्स ऑफ मॉक टेस्ट, इन टर्म्स ऑफ रिवीजन वीडियो, इन टर्म्स ऑफ MCQs, इन टर्म्स ऑफ मोटिवेशन असिस्टेंस एंड व्हाट नॉट। तो प्लीज़ आपसे बस यही गुजारिश है कि आप प्लीज़ जहाँ भी इसको देख रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और आप लोगों को बहुत सारी मेरी तरफ से शुभकामनाएं कि आप लोग जो हैं खूब सारी मेहनत करें और खूब आगे बढ़ें। ऑडिट के पॉडकास्ट्स को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।